तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में और आज हम कर रहे होंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 का आज हमारा टॉपिक है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स। यहाँ MCO3 का मतलब है मेटल कार्बोनेट्स एंड MnCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स किस प्रकार एसिड से रिएक्ट कर रहे होते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। और इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में हमें एक एक्टिविटी दे रखी है जिसे हम डिस्कस कर रहे होंगे और थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। और जो वो एक्टिविटी थी, उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो डायग्राम है वो ये वाला है। तो ये वाला डायग्राम अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो आपको बहुत अच्छा बढ़िया सा बना के दे रखा होगा, लेकिन मैंने बस अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से थोड़ा आपको समझाने लायक, समझने लायक डायग्रामिक बना दिया ताकि आप समझ जाओ जब मैं आपको समझा रहा हूं तो ठीक है। और बाकी ये टॉपिक है बहुत सिंपल, बहुत आसान है, बस 2-4 रिएक्शन है सिंपल सिंपल। अगर आप वो याद रख लोगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाउ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे भैया कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बेस से रिएक्ट नहीं करता? तो मैं कहूंगा नहीं यार, ये बेस से रिएक्ट नहीं करता। और ऐसा कोई टॉपिक भी आपको एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा है। ये वैसे बेस से क्यों नहीं रिएक्ट करते, इसका एक कारण है, क्योंकि ये दोनों खुद ही एक काइंड ऑफ बेस होते हैं। ये दोनों खुद भी एक बेस होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे भैया ये लोग बेस कैसे होते हैं? एक काम करना, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो रिएक्शन है ना, वो आप लोग वाटर से करवा के देखना, ठीक है। आप लोग वाटर से इन दोनों की रिएक्शन करवा के देखना, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बने उस प्रोडक्ट को देखना, वो प्रोडक्ट डेफिनेटली आपको कोई ना कोई बेस मिलेगा। इसलिए इनडायरेक्टली ये दोनों बेस की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली। इस कारण एक बेस खुद बेस से कैसे रिएक्ट करेगा? ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इस कारण ये दोनों बेस से रिएक्ट नहीं करते। अब आप लोग सोचेंगे भैया कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट की जो वाटर से रिएक्शन है वो बताओ ना हमें। तो मैं कहूँगा यार मैं नहीं बता रहा ये आपको, आप लोग खुद थोड़ा मेहनत करो, गूगल में सर्च वगैरह करो, कहीं से देखो, ठीक है। जो आपके पास रेफरेंस बुक वगैरह है तो उसमें देखो, या फिर गूगल सर्च करो। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सब मिल रहा होगा आपको कहीं ना कहीं। तो आप लोग ज़रा सर्च करो एक बार कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब वाटर से रिएक्शन करता है तो वो क्या दिखाता है हमें, सॉरी वो हमें क्या प्रोडक्ट दे रहा होता है, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। तो ये हमारा टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी 2.5। आज हम इसे डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी 2.5 में हम क्या करते हैं, हम यहाँ 2 खाली टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल खाली निठल्ले बैठे हुए हैं। ये टेस्ट ट्यूब ए, ये टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। अब इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में मैं 0.5 ग्राम्स Na2CO3 डालूंगा। दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में मैं 0.5 ग्राम Na2CO3 डाल दूंगा। सॉरी, एक टेस्ट ट्यूब में मैं 0.5 ग्राम Na2CO3 डालूंगा और एक टेस्ट ट्यूब में मैं 0.5 ग्राम NaHCO3 डालूंगा। इसको मैंने नाम दिया टेस्ट ट्यूब है, इसको मैंने नाम दिया टेस्ट ट्यूब बी। अब मैं क्या करता हूं कि मैं टेस्ट ट्यूब ए को लेता हूं। टेस्ट ट्यूब ए में मैं 2 मिलीलीटर डाइल्यूट HCl डालता हूं। 2 मिलीलीटर HCl डालता हूं जो कि होगा डाइल्यूट, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे भैया क्या मैं 2 मिलीलीटर से ज्यादा नहीं डाल सकता इसमें डाइल्यूट HCl? तो मैं कहूंगा हाँ यार तुम डाल सकते हो, तुम 4 मिलीलीटर भी डाल सकते हो, 10 मिलीलीटर भी डाल सकते हो, 15 मिलीलीटर भी डाल सकते हो। लेकिन एक बार को सोचो, क्या मैं अगर एक गिलास पानी में, सॉरी एक गिलास पानी क्या मैं एक टब पानी में, टब पता होगा ना, बाल्टी, अगर मैं एक बाल्टी पानी में एक चुटकी भर नमक मिला दूं तो क्या मुझे उस पानी का टेस्ट जो है वो नमकीन आएगा या नमकीन टेस्ट मिलेगा मुझे उस पानी का? मैं कहूंगा नहीं। एक आपको रेशो मेंटेन करके चलना पड़ता है हमेशा। अगर मैं इसमें 10 मिलीलीटर
एसिड डाल देता हूं डाइल्यूट, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर 10 मिलीलीटर डाइल्यूट HCl डाल देता हूं तो यार मुझे रिएक्शन का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि HCl के रिस्पेक्ट में जो मेरा सोडियम कार्बोनेट है वो बहुत कम है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक बाल्टी में आप चुटकी भर नमक डाल दो तो क्या आपको बाल्टी में जो पानी है उसका टेस्ट नमकीन मिलेगा या सलाइन मिलेगा उसका टेस्ट? मैं कहूंगा नहीं यार, एक आपको रेशो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं आप एक गिलास पानी में एक चुटकी भर नमक डालोगे तो आपको जरूर उसका टेस्ट मिलेगा। तो वैसे ही है, कुछ आपको रेशो सा मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये नहीं कि एक नदी भर पानी में, ठीक है, पूरी नदी है और वहां पे जाके आपने 3-4 चम्मच नमक डाल दिए और फिर पानी को टेस्ट करके बोलो ये पानी नमकीन क्यों नहीं है। यार अगर कोई नदी है, तालाब है, उसमें आपको भर भर के नमक, बोरे भर भर के नमक डालना पड़ेगा, तब आपको उसका टेस्ट नमकीन मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक रेशो मेंटेन करके रखना पड़ता है। इस कारण मैं यहां 0.5 ग्राम Na2CO3 के साथ 2 मिलीलीटर डाइल्यूट HCl डालता हूं, ठीक है। अब जब मैं टेस्ट ट्यूब ए में ये दोनों चीजें डाल चुका हूं, ये दोनों चीजें डालने के बाद मैं इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक कॉर्क फिक्स कर देता हूं, कॉर्क, लकड़ी का कॉर्क, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी फिक्स करा था, ठीक है। जो वो पॉप साउंड वाली रिएक्शन जब हम कर रहे थे उसमें भी हमने ये कॉर्क का यूज करके फिक्स करा था। और जो ये कॉर्क है, इस कॉर्क में, इस लकड़ी के कॉर्क में एक छेद भी है। छेद क्यों है? छेद इसलिए है ताकि इससे हम हमारा डिलीवरी ट्यूब पास करवा सके। डिलीवरी ट्यूब क्यों लगाया हमने यहाँ? जरूर यहां कोई ना कोई गैस निकल रही होगी और उस गैस को मुझे मेरे टेस्ट ट्यूब से निकाल के फ्लो करवाना है कहीं, या मुझे उस पर्टिकुलर गैस को निकाल के बाहर निकालना है। इस कारण मैं यहां डिलीवरी ट्यूब लगा रहा हूं, ठीक है। इतना तो आपको पता लग ही गया होगा लास्ट लेक्चर और ये वाला लेक्चर देख के कि अगर मैं डिलीवरी ट्यूब फिट कर रहा हूं टेस्ट ट्यूब में तो जरूर उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब से कोई गैस बाहर निकल रही होगी और उस गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, इस कारण मैं डिलीवरी ट्यूब फिट कर रहा हूं। तो ये हो गया, हमने कॉर्क फिट करा, कॉर्क में एक छेद था, उस छेद के थ्रू मैंने एक डिलीवरी ट्यूब डाल दिया और उस डिलीवरी ट्यूब को मैंने बाहर निकाल दिया। तो अब होता क्या है कि जब ये दोनों आपस में करते हैं रिएक्शन, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो एक गैस निकल रही होती है, ठीक है, एक गैस निकल रही होती है और वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये गैस। हमें थोड़ा थोड़ा हिंट तो मिल जाता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पाते क्या सच्ची में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, ठीक है। हमें हल्का हल्का हिंट तो मिल रहा होता है कि यहाँ जरूर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जैसा निकलेगा, पर हम पक्का कंफर्म होके नहीं कह सकते कि क्या यहाँ सही में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल रही है। इस बात को कंफर्म करने के लिए मैं एक टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन क्या मतलब है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर लो, ठीक है, उसे पानी में मिला दो और अच्छे से मिक्स कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। हालांकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना वो थोड़ा खतरनाक होता है, ठीक है, बेस होता है ना, तो वो आपको जला सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमें केयरफुली हैंडल करना पड़ता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो मैंने यहाँ क्या करा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया और उसको पानी में मिला दिया, तो मेरा डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो ये हो गया। तो इस टेस्ट ट्यूब में मैं जो मेरा डिलीवरी ट्यूब था वो डाल देता हूं, ठीक है। अब जो भी गैस यहां से इवॉल्व हुई होगी वो इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू पास, वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास होके इस वाले टेस्ट ट्यूब में आ जाएगी। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे भैया कि हम लोग इतने श्योर कैसे हैं, हम लोग इतने श्योर कैसे हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगी? तभी तो आपने यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाला, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा तो पता था ना कि यहाँ कैल्शियम कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलने वाली है। तो मैं कहूंगा यार हमें हल्का हल्का हिंट मिल गया था। हिंट कैसे मिल गया था? इनका केमिकल फॉर्मूला देख के, देखो HCl है और यहाँ पे Na2CO3 है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा था कि या तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्लोरीन गैस निकल सकती है,
समझो, यहां ध्यान से देखना, या तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे या तो यहां से क्लोरीन गैस निकलेगी, या तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से ऑक्सीजन गैस निकलेगी, या तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। 3 गैसेस निकल सकती हैं। और या तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो डाइल्यूट HCl है वो खुद ही गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाए। 4 पॉसिबिलिटीज यहां बन रही हैं, समझ पा रहे हो? क्योंकि मुझे केमिकल फॉर्मूला पता था HCl का और Na2CO3 का, और जब मैं इनको आपस में रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे एक हिंट मिल रहा होता है इन दोनों के फॉर्मूले को देख के कि यहाँ पे या तो क्लोरीन गैस निकल सकती है Cl2 गैस, या यहाँ हाइड्रोजन गैस भी निकल सकती है। ध्यान से देखना, या तो यहाँ हाइड्रोजन गैस भी निकल सकती है, या तो यहाँ ऑक्सीजन गैस भी निकल सकती है, या तो यहाँ CO2 भी निकल सकता है, और या तो यहाँ HCl खुद ही गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर बाहर निकल सकता है। तो मुझे ये 5 पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। तो मैंने 4 पॉसिबिलिटीज को चेक कर लिया। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी को? ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी को चेक कर लिया, क्लोरीन की पॉसिबिलिटी को, HCl का गैस बनने की पॉसिबिलिटी को, और हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी को। इन सब को मैंने चेक कर लिया। तो मुझे इनमें से कोई भी गैस नहीं, मतलब इनमें से मुझे कोई भी गैस नहीं मिली। लेकिन बाद में मैंने यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन रखा इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में, और इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में जब मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखा तो थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं कि यहां पे कुछ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के नीचे कुछ कुछ छोटे छोटे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आके सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन में कुछ कुछ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आके सेटल डाउन हो जाते हैं। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देख के हमने ये अंदाजा लगा लिया कि जरूर ये वो वाली रिएक्शन होगी जो हम फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ के आए हैं। अब आप लोग सोचेंगे भैया ये कौन सी वो वाली रिएक्शन है, बताओ तो सही। तो यार देखो, ये वाली रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 gives CaCO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। देख पा रहे हो आप लोग? और जो ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में बना है, यही जो है यहां पे प्रेसिपिटेट की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब अगर यहां प्रेसिपिटेट बना है तो जरूर इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आई होगी। जरूर इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एक कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकल के आई होगी, और वो रिएक्ट कर गई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और उसने बना दिया प्रेसिपिटेट नीचे और वाटर, बाकी पानी तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे भैया तो क्या मैं ये मान लूं कि अगर जब भी मुझे थोड़ा सा भी शक हो जाए, थोड़ी सी भी भनक लग जाए कि यहाँ कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने वाली है, तो क्या मैं वहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन रख के चेक कर सकता हूं? मैं कहूंगा हाँ यार, तुम हमेशा कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में हल्की सी भी भनक लग जाती है कि उसमें CO2 गैस निकलने वाली है, और तुम कंफर्म करना चाहते हो कि सच्ची में वहां CO2 गैस निकल रही है कि नहीं, तो तुम जरूर वहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन रख के चेक कर लेना। क्योंकि जब मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाता हूं तो वो मेरा CaCO3 बनाता है, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं हमारे मिक्सचर में या प्रोडक्ट मिक्सचर में, क्योंकि ये प्रोडक्ट का मिक्सचर ही तो है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, ये प्रोडक्ट मिक्सचर ही है ना। तो आप ऐसे पता लगा सकते हो। तो आप लोग सोचोगे भैया तो क्या हमने इससे पहले ये भी चेक करा कि यहाँ ऑक्सीजन है या नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है या नहीं, यहाँ क्लोरीन है या नहीं? तो मैं कहूँगा हाँ यार, यहाँ पे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो अगर आपको थोड़ी सी भी भनक लग जाती है ऑक्सीजन की, तो आप ऑक्सीजन प्रेजेंट होने का भी एक टेस्ट करते हो, क्लोरीन प्रेजेंट होने का भी एक टेस्ट करते हो। ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर हो जाएगा फिर। ठीक है,
तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम हमेशा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, इनिशियली हमने यहां ऑक्सीजन का प्रेजेंस भी चेक करने के लिए कोई डिफरेंट सॉल्यूशन रखा होगा, क्लोरीन का प्रेजेंस चेक करने के लिए हमने यहाँ कोई दूसरा सॉल्यूशन रखा होगा, हाइड्रोजन का प्रेजेंस चेक करने के लिए हमने यहाँ कोई दूसरा सॉल्यूशन रखा होगा, लेकिन वो मैं आपको बता नहीं सकता कि कौन से सॉल्यूशन रखे होंगे या किस प्रकार हमने टेस्ट करा होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता नहीं सकता अभी, ये आपके सिलेबस से बाहर हो जाएगा। आप जब 11th-12th में आओगे आप सीख जाओगे। सॉल्ट एनालिसिस करके एक चैप्टर होता है, वहां ये सब आप बहुत डेप्थ में सीख रहे होगे। तो ये हो गया, आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे भैया आपको कैसे पता लगा, कि आपको ये हिंट कैसे मिला कि यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी, क्लोरीन गैस निकल रही होगी। तो मैं कहूँगा यार देखो ना, ये जो केमिकल है इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला देखो, क्या आपको दिख नहीं रहा कि यहाँ पे Cl2 गैस निकल सकती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख के आपको लग नहीं रहा कि यहाँ शायद हाइड्रोजन गैस भी निकल सकती हो, एक बार को शायद यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकता है, या शायद ऑक्सीजन O2 ही निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। इस कारण मैं सबका बारी बारी से चेक करूंगा, फिर जैसे ही मैं कार्बन डाइऑक्साइड चेक करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालता हूं, तो ये मेरा टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है और मैं कंफर्म हो जाता हूं कि यहां जरूर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। ठीक है, जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से बाहर निकल रही है। तो यहां आप लोग एक बात ध्यान से नोट कर लो, ये जो डॉट डॉट्स हैं, इन ये डॉट डॉट्स Na2CO3 हैं, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और जो ये लाइन है, ये लाइन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डाइल्यूट HCl। ये लाइंस जो हैं वो डाइल्यूट HCl रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो ये थोड़ा वेव मार रहे हैं, ये जो लाइंस थोड़ी वेव मार रही हैं, ये हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैंने शुरू में इसका नाम भी लिखा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी कि पूरा डेप्थ में आपको ले जाऊं, पूरी फील आ जाए आपको। अब हम जो काम टेस्ट ट्यूब ए के साथ कर रहे थे, यही सेम काम हम टेस्ट ट्यूब बी के साथ भी करेंगे। सेम चीज सेम रिपीट कर रहे होंगे हम टेस्ट ट्यूब बी के साथ। वहां पे बस क्या फर्क आ जाएगा कि Na2CO3 की जगह यहां हम NaHCO3 रख रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। अच्छा, अब इसके बाद हम थोड़ी सी रिएक्शंस भी देख लेते हैं कि रिएक्शंस होती क्या है। रिएक्शंस होती हैं कुछ इस प्रकार। टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा, Na2CO3 प्लस HCl एक्वस, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है NaCl, ये हमें देता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस CO2। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करता हूं मेरे टेस्ट ट्यूब बी की, तो ये मुझे देता है क्या, NaHCO3 प्लस HCl एक्वस, ये भी हमें NaCl प्लस H2O प्लस CO2 दे रहा होता है। और ये CO2 वही गैस है जो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास होके हमारे इस वाले टेस्ट ट्यूब में आ जाती है। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना आप लोग अच्छे से। तो ये हो गया, ये टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब बी की रिएक्शन है। अच्छा, अब उसके बाद फर्दर यहाँ क्या होता है, आगे यहाँ पे क्या हो रहा होता है, इसकी रिएक्शन तो मैंने आपको बताई दी थी कि यहाँ हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया है और इसके थ्रू हमने पास करवा दिया CO2 को, तो हमारी एक बहुत ही फेमस रिएक्शन जो है वो हो जाती है, और वो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। जहां तक बात है इन रिएक्शंस को बैलेंस करने की, तो मैं आशा करता हूं कि आप अब इतने काबिल बन चुके हैं कि आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आ गई होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन को बैलेंस करना।
आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल रहा होगा आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, जहां पे रिएक्शन को बैलेंस करवा रहे होंगे और कोई मुश्किल सी रिएक्शन ही बैलेंस करवाएंगे आपसे। तो जरूर थोड़ा अच्छे से कर लेना बैलेंसिंग वाले टॉपिक को, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको। तो ये हो गया। और सी और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये आपको पता ही है, लाइमस्टोन, मार्बल, ठीक है, मैंने बता ही रखा है लास्ट चैप्टर में। तो यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये सॉलिड फॉर्म में बनता है और यही वो प्रेसिपिटेट होता है जो मुझे टेस्ट ट्यूब के नीचे दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और नोट कर लो। अब अगर मैं, देखो ध्यान से देखना, अभी अभी जो आपने रिएक्शन देखी, क्या रिएक्शन देखी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O ये दोनों मेरे प्रोडक्ट बन चुके थे, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्ट मिक्सचर था टेस्ट ट्यूब के नीचे, जो सेटल डाउन था प्रोडक्ट मिक्सचर, वो मुझे ये मिला था और ये सॉलिड फॉर्म में था जो कि प्रेसिपिटेट था, ठीक है। तो अब अगर मैं बल्क में या बहुत ज्यादा अमाउंट में मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा देता हूं मेरे प्रोडक्ट मिक्सचर से, अगर मैं मेरे प्रोडक्ट मिक्सचर के ऊपर से बल्क में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा देता हूं, तो देखना क्या होता है। मान लो मैंने और ज्यादा भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा दी, देख रहे हो आप, समझ पा रहे हो, जो मेरा पहले प्रोडक्ट का मिक्सचर बना था उस प्रोडक्ट के मिक्सचर में मैं और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर पा रहा हूं, ठीक है। मतलब जो मेरा यहाँ प्रोडक्ट का मिक्सचर था कैल्शियम कार्बोनेट एज प्रेसिपिटेट एंड H2O, उसमें मैंने और ऊपर से और ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई। तो यहाँ होगा क्या कि यहां बन जाएगा हमारा CaHCO3 होल ट्वाइस एक्वस, और ये वाटर सॉल्युबल होगा। मतलब क्या होता है कि यहां पहले तो प्रेसिपिटेट बनते हैं और अगर मैं ज्यादा बल्क में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा देता हूं उस प्रोडक्ट मिक्सचर से, तो वो प्रेसिपिटेट जो है वो मेरा गायब हो जाता है। प्रेसिपिटेट गायब हो जाता है। प्रेसिपिटेट गायब इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरा ये बन जाता है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन जाता है, और जो ये वाला प्रोडक्ट है ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए मैंने इसके पीछे एक्वस लगाया है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। समझ पा रहे हो आप लोग। और इसका नाम क्या होगा, ये है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। मतलब हुआ क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मैंने पास करवाया CO2, तो पहले उसने क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट मुझे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे दिख रहा था और H2O तो था ही। अब मैंने इसके ऊपर और कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई, तो मेरे जो प्रेसिपिटेट है, जो मेरा प्रेसिपिटेट है वो हो जाएगा गायब, क्योंकि मेरा ये वाला प्रोडक्ट बन चुका है जो कि है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। इस कारण ये मुझे पानी में घुला हुआ मिलेगा। ये हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख लो। जो मेरे लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन chalk and marble are different forms of कैल्शियम कार्बोनेट। हालांकि लाइमस्टोन, चाक और मार्बल तीनों ही बने हुए होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, लेकिन तीनों में कैल्शियम कार्बोनेट का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग तरीके का होता है, ठीक है। इन तीनों में ही जो कैल्शियम कार्बोनेट का अरेंजमेंट होता है वो अलग तरीके का होता है। इस कारण मैं कहता हूं कि ये तीनों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ CaCO3 हैं।
हालांकि बना तो ये भी CaCO3 से है, ये भी CaCO3 से बना हुआ है, ये भी CaCO3 से बना हुआ है। ये CaCO3 बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसको मैं काको3 बोलता हूँ, ठीक है, काको3 बोलना आसान है। ये काको3 से बना हुआ है, ये काको3 से, ये भी काको3 से, लेकिन तीनों में ही, इन तीनों में जो काको3 का अरेंजमेंट होता है वो अलग होता है। इस कारण ये तीनों अलग फॉर्म्स बन जाती हैं काको3 की, ठीक है, ये तीनों अलग फॉर्म्स बन जाती हैं काको3 की। तो ये हो गया। हालांकि आप स्कूल में ये मत करना कि आप इसे काको3 बोल रहे हैं, CaCO3 ही है ये, ठीक है, वो तो बस सिंप्लिसिटी के लिए मैं काको3 बुला रहा हूँ। तो ये हो गया। अब हम जो रिएक्शन अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, पता है ना कौन सी रिएक्शन हुई थी यहाँ, Na2CO3 प्लस डाइल्यूट HCl gives NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। जो टेस्ट ट्यूब 1 की रिएक्शन थी, क्या थी वो, Na2CO3 प्लस HCl क्या देता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये तीनों चीजें दे रहा होता है। अब मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, और जो मेरे टेस्ट ट्यूब 2 में जो रिएक्शन हुई थी, टेस्ट ट्यूब 2 में कौन सी रिएक्शन हुई थी, NaHCO3 प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O प्लस CO2, दोनों में सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे, चाहे मैं यहाँ Na2CO3 लिख दूं, चाहे मैं यहाँ NaHCO3 लिख दूं, बस थोड़ा बैलेंसिंग अलग अलग हो जाएगी, दोनों की अलग टाइप की, ठीक है। टेस्ट ट्यूब 1 और टेस्ट ट्यूब 2 की रिएक्शन। अब मैं इन्हें कर देता हूँ जनरलाइज। किस प्रकार करता हूँ जनरलाइज, कि अगर मुझे यहाँ कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा, और अगर मैं उसका रिएक्शन करवा देता हूँ एसिड से, तो वो मुझे दे रहा होगा क्या, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। अगर मेरे पास कोई भी MCO3 या MHCO3 है, MCO3 मतलब मेटल कार्बोनेट, MHCO3 मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, और इसका रिएक्शन मैं करवा देता हूँ एसिड से, तो वो जरूर मुझे सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 दे रहा होगा। ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये मैंने इन जनरल लिख दिया। मान लो अभी यहाँ क्या था, CaOH होल ट्वाइस था, सॉरी यहाँ Na2CO3 था। अब यहाँ पे मैं Na2CO3 की जगह, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की जगह मैं यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकता हूँ, ठीक है। मतलब डिफरेंट मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में लेके ये पर्टिकुलर रिएक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, और मुझे हर बार कोई ना कोई सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। हालांकि सॉल्ट का स्ट्रक्चर हर बार अलग हो सकता है, पर सॉल्ट जरूर मिलेगा, और H2O और CO2 तो पक्का मिलने वाले हैं, ये तो हर बार ही आ जाएंगे, है ना, रायते की तरह हर बार फैलेंगे। ये दोनों आलू हैं, हर रिएक्शन में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको नहीं आया समझ तो आप दोबारा रिपीट करके देख लेना। बाकी बातें हम कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।